ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसे शॉर्ट में डीपीसीओ भी कहते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ के एक्ट, रूल्स और रूल कब आया, ठीक है, वो सब के बारे में देखेंगे। तो क्या है कि एक रूल है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसके सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास से ये पावर है कि वो कंट्रोल कर सकती है इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को, सप्लाई को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमको जानना पड़ेगा क्या है इसेंशियल कमोडिटीज़। तो इसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की नीड हो, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत सभी लोगों को होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं। उसमें हम ड्रग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी ज़रूरत सभी लोगों की होती है, ठीक है, मतलब सभी लोगों के लिए उस ड्रग की नीड होती है। तो कुछ ड्रग्स भी हम इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डीपीसीओ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और जो डीपीसीओ है फर्स्टली 1966 में आया था। फिर ये जो हमारा डीपीसीओ 1966 है वो रिप्लेस हो गया था डीपीसीओ 1970 में। और इस डीपीसीओ में बल्क ड्रग्स को ऐड किया गया और कन्वर्जन ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो है उसका एडअप इसमें किया गया। फिर एक हमारी आई थी हाथी कमेटी 1974 में। तो जो हमारा डीपीसीओ 1970 था ये वाला, ये हमारा हाथी कमेटी 1974 में क्या हो गया था, कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। फिर एक दूसरा डीपीसीओ आया 1987 में। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे एमआरपी वर्ड ऐड किया गया, ठीक है, मिनिमम मार्जिन प्रॉफिट को डिफ़ाइन किया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पहले मार्कअप प्राइस हुआ करती थी, तो मार्कअप प्राइस को रिप्लेस किया गया किसमें, मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। और इसमें फॉर्मुलेशंस को कैटेगराइज किया गया। फिर क्या हुआ कि हमारा जो डीपीसीओ 1987 था वो रिप्लेस हो गया किसमें, डीपीसीओ 1995 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्या थे वो, तो जो मैन्युफैक्चरर थे उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। उसमें ये बताया गया कि कोई भी न्यू एंटाइटी है उसको डीपीसीओ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट आफ्टर 5 ईयर्स दिस विल बी इंक्लूड हो जाएगी डीपीसीओ में। मतलब कि शुरू के 5 ईयर्स जो है वो डीपीसीओ से बाहर रहेगी। मान लीजिए कोई भी नई ड्रग बनी तो वो स्टार्टिंग में डीपीसीओ में नहीं रहेगी, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स दिस विल बी इंक्लूड हो जाएगी हमारी डीपीसीओ में, ठीक है। अब जो 1995 के टाइम पे जो भी मतलब प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता था, कोई भी प्राइस फिक्स कैसे करते थे, उसके इक्वेशन के देख लेते हैं। ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा है रिटेल प्राइस इक्वल टू क्या हुआ करता था, मटेरियल कॉस्ट इंटू कन्वर्जन कॉस्ट इंटू पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट इंटू पैकेजिंग कॉस्ट, फिर 1 प्लस MAPE, मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपॉन 100 प्लस एक्साइज ड्यूटी। ये हमारा कैलकुलेशन 1995 के टाइम पे किस चीज़ का, तो किसी भी चीज़ का जो भी ड्रग्स वगैरह थी उनके प्राइस को फिक्स करने का, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मैक्सिमम अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, स्टोरेज चार्ज और स्टॉकिस्ट चार्ज। फिर क्या हुआ कि जो हमारा डीपीसीओ 1995 था वो रिप्लेस हो गया किसमें, डीपीसीओ 2013 में। इसमें क्या हुआ कि इसमें डीपीसीओ 2013 है इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था, इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल बल्क ड्रग का, ठीक है। और क्या हुआ कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हो गया फॉर्मुलेशंस का उसको सब फिक्स किया गया, ठीक है। जो हमारा डीपीसीओ 2013 है ये इफ़ेक्टिवली कब लागू हुआ, तो 15 मई ऑफ 2013 को लागू हुआ था। क्या हुआ था कि जो हमारा डीपीसीओ 2013 है इसमें 2 शेड्यूल थे। कौन कौन से 2 शेड्यूल थे, तो फर्स्ट है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में क्या है, तो शेड्यूल 1 जो हमारा कंसिस्ट करता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसे हम NLEM कहते हैं शॉर्ट में, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। इसे 27 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 2 के बारे में देखते हैं। तो शेड्यूल 2 क्या करता है, कंसिस्ट करता है वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स को कंसिस्ट करता है। बहुत सारे फॉर्म आते हैं इसमें। किस टाइप के फॉर्म हैं, तो जो भी हमारे प्राइस हैं, ठीक है, जो भी ड्रग्स के प्राइस वगैरह इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है, उनको रिन्यू कराने के लिए। जैसे कि हमारा फॉर्म 1 जो है वो रिलेटेड है
प्राइस फिक्सेशन से, ठीक है। जो हमारा फॉर्म 2 है वो रिलेटेड है सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड प्राइस, ठीक है। मान लीजिए कोई प्राइस है, उसको अब फिर से रिवाइज़ कराना है, तो उसके लिए हमको फॉर्म 2 फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 3 किससे रिलेटेड है, तो इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन के इम्पोर्ट और सेल से रिलेटेड है। जो हमारा फॉर्म 4 है वो है सबमिशन ऑफ डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट और शेड्यूल्ड फार्मूलेशन। जो भी हमारी शेड्यूल्ड फार्मूलेशन है, मतलब वे फार्मूलेशन जो हमारे NLEM में पहले से ही दर्ज हैं, उन्हें हम शेड्यूल्ड फार्मूलेशन कहते हैं, और उनकी प्रोडक्शन और इम्पोर्ट की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए फॉर्म 4 है। फॉर्म 5 किससे रिलेटेड है, तो प्राइस लिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसी प्राइस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या कहा मैंने कि जो प्राइस फिक्स करती है गवर्नमेंट शेड्यूल्ड फार्मूलेशंस के लिए, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। अब फार्मूलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है फार्मूलेशन, मतलब कि कोई मेडिसिन कंटेन करती है वन और मोर मेडिसिन को, ठीक है, विद और विदाउट एड्स, या तो उसमें एडिटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है, उसे हम फार्मूलेशन कहते हैं। और किसे हम फार्मूलेशन नहीं कह सकते, तो कोई भी मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम मेडिसिन की कोई भी ड्रग है, उसे हम फार्मूलेशन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन को हम फार्मूलेशन कंसीडर नहीं करते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जिसे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के रूल को फॉलो नहीं करती है, उसे भी हम फार्मूलेशन के अंदर कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। मार्जिन टू रिटेलर क्या होता है, तो परसेंटेज प्राइस होता है रिटेलर के लिए, ये सभी जानते हैं मार्जिन टू रिटेलर। और क्या होता है MRP क्या होता है, तो MRP रिटेल प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी होती है, इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मतलब क्या होता है कि इसको कौन पब्लिश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इसको पब्लिश करती है। और ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, अभी हमने ऊपर देखा फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन है, ठीक है। शेड्यूल्ड फार्मूलेशन क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी NLEM में जो मेडिसिन पहले से दर्ज हैं उन्हें हम शेड्यूल्ड फार्मूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस देखा, ऐसी प्राइस जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है शेड्यूल्ड फार्मूलेशन के लिए, जो NLEM में मेंशन है। अब रिटेल प्राइस क्या होता है, तो ऐसी प्राइस जो कि गवर्नमेंट ही फिक्स करती है लेकिन न्यू ड्रग्स के लिए। सेलिंग प्राइस शेड्यूल्ड फार्मूलेशन के लिए, और जो हमारी रिटेल प्राइस है वो न्यू ड्रग्स के लिए होता है, और इस प्राइस को भी हमारी गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है शेड्यूल्ड फार्मूलेशन के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्राइस टू रिटेलर। रिटेलर के लिए एवरेज प्राइस क्या है, 1 + M। यहाँ M का मतलब होता है मार्जिन टू रिटेलर, जिसकी वैल्यू होती है 16। यहाँ पे हमको M की जगह 16 वैल्यू रखनी पड़ती है अपॉन 100। तो मार्जिन टू रिटेलर जैसे हमने देखा 16% होता है, ठीक है। और MRP की बात करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो MRP जो शेड्यूल्ड फार्मूलेशंस, मतलब कि जो NLEM में मेंशन है, वो ऐसे ड्रग के लिए MRP देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस होता है प्लस लोकल टैक्सेस जो भी हैं, और MRP देखते हैं न्यू ड्रग के लिए, तो रिटेल प्लस लोकल टैक्स होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इन केस ऑफ शेड्यूल्ड फार्मूलेशन के केस में क्या है, जो हमारी MRP है वो डिपेंड करती है सेलिंग प्राइस पे, और इन केस ऑफ न्यू ड्रग जो हमारी MRP है वो डिपेंड करती है हमारे रिटेल प्राइस पे, ठीक।